नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। देश का संविधान सभी को बराबरी का हक देता है, मतलब किसी भी नागरिक के साथ मजहब, जाति, लिंग, जन्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई यही है कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस भेदभाव से निपटने के लिए और सभी को समान अवसर मिल सकें, इसके लिए जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट के आधार पर यूपीए सरकार ने इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की स्थापना का वादा किया था। अब सरकार का कहना है कि अगले संसद सत्र में इस वादे को पूरा किया जाएगा। हालांकि कुछ जानकार अभी भी सरकार के प्रयासों को अधूरा मानते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो कहता है कि सरकार का ये पहला और बड़ा कदम है जब सभी को समान अवसर प्रदान करने और भेदभाव को मिटाने का एक ठोस प्रयास हो रहा है। तो आज देश देशांतर में चर्चा बराबरी के हक और बराबरी के अवसर हासिल होने पर। और आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वजाहत हबीबुल्ला साहब, अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक आयोग के, जॉन दयाल साहब जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, चंद्रभान जी चिंतक और समाजशास्त्री। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। वजाहत हबीबुल्ला साहब, आपके साथ अगर चर्चा की शुरुआत करें। ये बात सही है कि जो हमने कहा कि संविधान में बराबरी का हक मिलता है, लेकिन चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो नौकरियों का सवाल हो, दूसरे अवसरों का सवाल हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव एक सच्चाई है। हाँ। और ये एक बड़ा मुद्दा था। जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र आता है। हालांकि उनका मैंडेट था कि मुस्लिम्स की जो हालात है देश में उस पर उनको काम करना था, लेकिन उन्होंने एक ओवरऑल इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का एक सुझाव दिया था। सरकार उस दिशा में बढ़ रही है। किस तरह से देखते हैं इस कोशिश को? एक पॉजिटिव स्टेप है या आप भी उस आलोचना से सहमत हैं कि कई कमियां हैं अभी भी? नहीं, जो सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है, और आपने ठीक कहा कि वे मुसलमानों की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट है, और उसका एक महत्वपूर्ण जो एक सिफारिश है, उन सिफारिशों में से कोई 40 सिफारिशों में से एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन की सिफारिश है जी। और यह इसमें हालांकि ये कहने की आवश्यकता नहीं है जो शब्द आपने प्रयोग किया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों के लिए यही ठीक है कि अगर संविधान में जो धारा है जिसके हर एक के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उसका पूरी तरह से अमल किया जाए। और इस आयोग का काम यही होगा कि जो संविधान में जो धारा है, जो फंडामेंटल राइट्स में से है, तो उसका पूरी तरह से अमल किया जाए जी। और उसमें वही जो लिमिटेशंस हैं जो संविधान के तहत ही रखी गई हैं और एम्प्लॉयमेंट आदि में, तो वो तो रहेंगी, किंतु हर एक को एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। किसी के साथ यह इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा कि ये फलाने लिंग का है या फलाने जाति का है या फलाने धर्म का है जी। तो ये तो जाहिर है कि हमारे लोकतंत्र के लिए ये एक अवश्य कदम है, और सरकार काफ़ी समय से इस पे विचार विमर्श में लगी हुई है। हमारे विचार में और हमारे आयोग के विचार में अब समय आ गया है कि विचार काफ़ी हुआ है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है जी। जॉन दयाल साहब, आप कैसे देखेंगे इस कदम को? क्योंकि यहाँ तक कि ये देखा जाता है कि जाति के आधार पर तो भेदभाव है ही, लेकिन ये भी देखा जाता है कि अगर मजदूरी के मामले में भी अगर आप देखें, उसमें भी महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है, उसमें भी भेदभाव नज़र आता है। तो ये जो कदम है, एक सकारात्मक कदम है निश्चित तौर पर, या आप कहते हैं कि सकारात्मक तो है ही, क्योंकि सच्चर कमीशन जो बेसिकली मुसलमानों के लिए बनी थी, उसमें से यही एक मेजर कदम आया था जो पूरे हिंदुस्तान में और सारी जातियों को, लिंग भेद, भाषा, धर्म, जाति, सबों से ऊपर उठ के एक तरीके से सबों के लिए बना था। दूसरी बात यह है कि जैसे दलित हैं या ट्राइबल्स हैं, उनका ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जी सरकारी नौकरियों में कम से कम, तो उस हद देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कदम है। और पिछले 5 साल से, जब से सच्चर कमीशन बना, 6 साल हो गए इस बात को, जब से एक बहस चढ़ी थी, जो अंग्रेज़ी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन थी, उसकी अध्यक्षा थी के हैम्पटन, हिंदुस्तान आई थी, बहुत परामर्श हुआ था, बहुत बहस हुई थी, हम लोग भी उस बहस में भाग लिया था। तो उसमें देखा जाए तो ये ठीक है, मगर अभी जो आ रहा है, जो खबरें उठ रही हैं, क्योंकि अभी हमने वो स्वरूप नहीं देखा जो सरकार लाना मांगती है, मगर जो खबरें आ रही हैं कि इसमें से प्राइवेट सेक्टर को नहीं रखा जाएगा, इसमें जॉइंट सेक्टर को नहीं रखा जाएगा, सिर्फ सरकारी सेक्टर को रखा जाएगा, उससे बात कुछ धीमी हो जाती है। क्योंकि आजकल सरकार का जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट का बहुत कम रह गया है। ज़्यादातर शेयर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर फॉर प्राइवेट सेक्टर में है, और प्राइवेट सेक्टर में इंडिया इनकॉर्पोरेटेड में बहुत इनइक्विटीज़ हैं, बहुत कमताइयाँ हैं।
कई जातियाँ हैं, कई कंपनियाँ हैं जो मुसलमानों को लेती नहीं है, ये अफवाहों के तौर पर है, मगर कोई डेटाबेस नहीं है। कई कंपनियों में दलितों को नहीं लिया जाता है, कई कंपनियाँ ऐसे इलाके में ही नहीं है जहाँ पे ट्राइबल हो तो उनमें ट्राइबल नहीं होता। तो अमेरिका में जैसे है, वहाँ पे कंपनियाँ जब एडवर्टाइज करती हैं नौकरी के लिए तो नीचे लिखती हैं वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कंपनी। वो मौका हिंदुस्तान में कब आएगा, वो कब एज आएगी, उसका इंतज़ार है। मगर एक कदम आया तो हम हर अच्छे कदम का इस्तेकबाल करते हैं, मगर चाहते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान था सच्चर कमीशन का कि सब ज़िंदगी की सब सतहों पर इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और ख़ासकर नौकरी में, जो बहुत ही ज़रूरी है। जी चंद्रभान जी। देखें, मैं आप लोगों की मंशा से सहमत हूँ, पर सवाल ये नहीं है कि कोई हमारे समाज में पिछड़ गया है, कोई आगे चला गया है और उसको हेल्प करना है। सवाल है हमें एक अच्छा भारत बनाना है, एक ग्रेट नेशन बनाना है। तो अगर अच्छा भारत बनाना है तो इस अच्छे भारत में कोई भी सामाजिक श्रेणी है, कोई भी धार्मिक श्रेणी है, खासतौर पर मुस्लिम समाज की जो चर्चा आज हो रही है, अगर वह इसमें शामिल नहीं है तो हम कभी अच्छा देश नहीं बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये स्वागत करना चाहिए इस आयोग का। और हर एरिया में इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, मीडिया है, हर जगह जब तक मुसलमानों का उसमें अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जी, तो आप इस कदम को एक सराहनीय कदम के तौर पर देखते हैं। वजाहत हबीबुल्लाह साहब, जो जॉन दयाल जो बात कह रहे थे कि आज लिबरलाइजेशन का युग है और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, रोज़गार के साधन जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है। पहले भी अफर्मेटिव एक्शन की बात चलती रही। अब जब अल्पसंख्यकों को बराबरी का हक या कहिए कि समान अवसर कम से कम देने की कोशिश जो हो रही है, उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर को बाहर रखा जाता है आज के युग में, तो वैसे में वो इंसाफ हो पाएगा? आपको लगता है कि जो आत्मा है इस पूरे प्रयास की? नहीं, मेरे विचार में ये न्याय नहीं हो पाएगा और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जॉन दयाल साहब की जो बात है कि ये हर एक जो हमारे जो आयोग है या जो सेक्टर है हमारा जो आर्थिक स्थिति का है उसके ऊपर ये लागू होना आवश्यक है, वरना तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन इसका नाम ही देना मेरे ख्याल में गलत होगा। जो सच्चर कमेटी की सिफारिश है वह स्वीकार हो चुकी है सरकार की तरफ से, तो अगर इसमें अब कुछ कमी बेशी करने की आवश्यकता पड़ रही है सरकार को, तो मेरे विचार में सरकार को इसमें फिर बात करनी पड़ेगी हर एक से कि क्यों इस तरह से कर रहे हैं। वरना तो मेरे विचार में हर एक मानता है कि हाँ, हर एक में सहमति है कि ऐसा एक कमीशन आना चाहिए। इसका कमीशन का काम, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई इतना कोई क्रांतिकारी भी नहीं है, वह केवल ये है जो हमारा संविधान है जी, जो कि हर एक का हक है, अधिकार है, उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाना है। जी, एक मजबूत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर हमें सबको समान अवसर प्रदान करने चाहिए। एक छोटा सा सवाल जॉन दयाल जी, जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप ज़रूर कहिएगा, लेकिन जो वजाहत साहब आप ही ने जो बात उठाई कि प्राइवेट सेक्टर में भी ये आना चाहिए, लेकिन जो रिजर्वेशन जिस तरह से दिया गया कि जो पिछड़े तबके हैं, जो पीछे छूट गए हैं विकास के रेस में या उनको समान अवसर नहीं दिए गए, उसको इंश्योर करने के लिए, उस लिहाज में भी प्राइवेट सेक्टर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। और जब भी सवाल उठता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, तो अफर्मेटिव एक्शन की बात आती है। आपको लगता है कि सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन की बात करने से प्राइवेट सेक्टर तैयार होगा, या आपको लगता है कि जिस तरह से सरकारी सेक्टर में रिजर्वेशन है वो प्राइवेट सेक्टर में भी कानूनी बनाना उसको जरूरी है? दो बातें कहना मांगता हूँ जी। एक तो कहना मांगता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बहुत हावी हो जाता है सरकार की पॉलिसी मेकिंग पर, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, आरटीआई इसमें लागू नहीं हो रहा है। बाकी कानून जो सरकारी संस्थाओं पे लागू हो रहे हैं, इस पर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या आप देश के बाहर बैठे हुए हैं? क्या आप अच्छे भारत के भाग नहीं है? जी, जो चंद्रभान जी ने कही, क्या प्राइवेट सेक्टर अच्छे भारत बनाना नहीं मांगता? क्या छुपाना मांगता है? तो आरटीआई से क्यों बाहर रहना मांगता है? रिजर्वेशन का जो मीनिंग आ गया है, बड़ा अच्छा मीनिंग था, थोड़ा विकृत मीनिंग हो गया है। लोग डर जाते हैं रिजर्वेशन हो रहा है। रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन में जो नुआंस्ड डिफरेंस है, जी, रिजर्वेशन है 15% में आप सिर्फ क्लास 4 एम्प्लॉयज़ में 15% कर दीजिए, सेक्रेटरी लेवल पे 0% है, तो ये तो रिजर्वेशन की बात भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन में है 15% का 14% हो जाए, 10% भी हो जाए, मगर हो तो सही जी।
जो पॉलिसी मेकिंग संस्थाएं, जो पुलिस है, जुडिशरी है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है, उसके अंदर अगर एक मुसलमान है, एक ईसाई है, एक दलित है, अपनी बात कह पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 4 बजे जब कॉफ़ी के लिए बैठते हैं, एक भी अगर वहाँ पे दूसरी कम्युनिटी का होता है, बाकी जजेस को समझा पाता है, पूरे जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर पाता है। रिप्रेजेंटेशन का ये अर्थ है, ये नहीं कि आपने रिजर्वेशन किया 15% तो बढ़ना ही है और उनको सबको सिर्फ क्लास 4 में आप डाल दीजिए, बाकी ना कीजिए। पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन नमक और जिसको कहते हैं खटास की तरह है, उसको उफान आने में मदद करता है। जी, एक बेहतर समाज बनाने की प्रक्रिया भी है। ईस्ट और सॉल्ट है उसका। जी, चंद्रभान जी, जो सवाल जॉन दयाल जी से मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को लेकर बहस पुरानी है, रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन, अभी तक कम से कम वो अफर्मेटिव एक्शन नज़र नहीं आता है। जिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, एक बेहतर समाज बनाने की जो बात करें कि सिर्फ आर्थिक और सामाजिक तौर पर लोगों को आगे बढ़ाने का सवाल नहीं है, एक बेहतर समाज बनाने का सवाल है, चाहे वो मीडिया का सवाल हो, चाहे और दूसरी इंडस्ट्रीज़ का सवाल हो। आपको लगता है कि जब तक कोई कानूनी प्रावधान नहीं होगा, जाहिर है इस बिल के ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होना है अभी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जब तक कानूनी प्रावधान नहीं किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर वो काम नहीं करेगा जिसकी उम्मीद उससे की जाती है? देखिए, मैं नहीं चाहूँगा कि जो वेल्थ मेकर्स हैं, जो जॉब गिवर्स हैं, उनको कानून के डंडे से कोई काम कराया जाए, पर यह प्राइवेट सेक्टर के खुद के इंटरेस्ट में है। सीआईआई और फिक्की और एसोचैम के लोगों के इंटरेस्ट में है कि वो गवर्नमेंट से कहें हमको भी शामिल करो, और हम भी चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्रीज में, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में मुस्लिम चेहरे हों, दलित चेहरे हों, ओबीसी चेहरे भी हों, आदिवासी चेहरे हों, क्योंकि तभी इंडस्ट्री भी सक्सीड करेगी जब समाज का हर तबका प्राइवेट सेक्टर को प्यार करेगा और वो ये कहेगा मेरा है। हाँ, दलित बोले ये प्राइवेट सेक्टर मेरा भी है, मुस्लिम बोले मेरा भी है ये प्राइवेट सेक्टर, तभी हम एक अच्छी इकोनॉमी बना पाएंगे, तभी हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे और तभी हम एक अच्छा देश बना पाएंगे। तो खुद प्राइवेट सेक्टर को इसमें आगे आना चाहिए। जी, वजाहत हबीबुल्लाह साहब, जब सच्चर कमेटी मुसलमानों के हालत पर स्टडी कर रही थी तो ये एक बात देखी गई कि शिक्षा के क्षेत्र का सवाल हो, नौकरी में अपॉर्चुनिटी का सवाल हो, यहाँ तक कि बैंक से लोन मिलने का सवाल हो, उसमें भी बहुत परेशानी होती है, उसमें भी भेदभाव नज़र आता है। आपको ये लगता है कि एक कमीशन बनाने से और उसमें जो मैंडेट दिया गया, आपको लगता है कि वो एक जो ज़मीन पे जो बदलाव आने की ज़रूरत है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बदलाव आने की ज़रूरत है, वो आ पाएगा? उसके लिए ये एक ठोस कदम है, एक अच्छा प्रयास है? बिल्कुल। ये देखिए, आयोग का कर्तव्य क्या बनता है, काफ़ी सरल है ये बात। जैसे मैंने पहले कहा, केवल ये निश्चित करना कि जो अधिकार हैं हर एक के, हर एक भारतवासी के, वो हिंदू हो, मुसलमान हो या जो भी हो, वो अधिकार जो है उसको पूरी तरह से मिल रहा है। और इसीलिए जो आप ये निजी आयोग की तरफ से बात कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो रियली इरेलेवेंट बन जाता। केवल ये है क्योंकि जो अधिनियम है, जो कानून है, जो संविधान है, उसी के तहत सारा काम होना आवश्यक है और हर एक के लिए फिर कोई नए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। कानून काफ़ी हैं, केवल यह देखना होगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन को कि जो कानून में अधिकार हैं हर एक के और संविधान में है, वो उनको मिल रहे हैं। अच्छा, इसके लिए तैयार भी करना है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन का मतलब यह है कि हम हर एक को एक मंच पे लाने की आवश्यकता होगी। तो अगर कुछ पिछड़ गए हैं शिक्षा के तौर पे, तो उनके लिए क्या किया जाए ताकि वो उसी स्थिति पे आ जाए, उसी मंच पे एक साथ आ जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड को लेवल करना भी आयोग का काम ही होगा। जी, तो उसके लिए अगर कोई अधिनियम लागू करने की आवश्यकता है या कोई और मौके देने की आवश्यकता है, तो ये देखना उस आयोग का काम होगा। जी, और अगर ये सारे काम आयोग नहीं कर रहा है तो फिर काम अधूरा रह जाएगा। जी, और जाहिर है कि संसद में जब बहस के लिए आएगा ये बिल, तो इस पर ये जो मुद्दे हम उठा रहे हैं ये चर्चा में आएंगे। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, दूसरे आयामों पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बराबरी के अधिकार और समान अवसर हासिल करने की चुनौती पर। जॉन दयाल साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन अभी बनना है, वो संसद में उस पर बहस होनी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कमीशन से, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हमारे साथ बैठे हुए हैं, उसके अलावा SC/ST कमीशन है, नेशनल वीमेन कमीशन है, प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट कमीशन है। लेकिन आम तौर पर ये एक शिकायत रही है कि
इन कमीशंस को जितने अधिकार देने की ज़रूरत है, इनकी भूमिका जितनी गंभीर और व्यापक होनी चाहिए उतनी नहीं है, क्योंकि कानून में उनको उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं। और वैसे में क्या आपको नहीं लगता है कि एक और कमीशन बनाने के बजाय इन कमीशंस को ज़्यादा मजबूत किया जाता तो शायद बेहतर परिणाम होते? नहीं, ये इसके बीच में चॉइस नहीं है, दोनों होने हैं जी। कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के अलावा बाकी कमीशन के पास ज़्यादा अधिकार नहीं है, स्टैट्यूट नहीं है। सरकार बाधित भी नहीं है कि उनसे कंसल्ट करके कुछ कानून लाए। एससी कमीशन को तो उसको लेना ही पड़ता है साथ साथ। मगर यहाँ पर भी कमीशंस, कौन उसका चेयरपर्सन है? वजाहत साहब बड़े पावरफुल चेयरमैन हैं और हमेशा इंटरवीन करते हैं। शांता सिन्हा चिल्ड्रंस वेलफेयर में बड़ी पावरफुल चेयरपर्सन है, इंटरवीन करती हैं। मगर विमेंस कमीशन टोटली बेकार है जी। चिल्ड्रंस कमीशन कुछ काम नहीं कर रहा है। और ये तो रहा सेंटर में, स्टेट्स में तो दयनीय स्थिति है जी। और एक और बात आ जाती है, क्योंकि कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट कराती है, सरकारें अपॉइंट करती हैं, तो ज़्यादातर प्रांतों में तो खासकर देखा गया है और कभी कभी सेंटर में भी कि जो कमीशन हैं अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी का एक तरीके से या तो उनका कारिंदा अपने आप को मान कर चलती हैं या टोटली उनका को आप कुछ जवाबदेही नहीं कर पाती हैं, कोई सवाल ही नहीं पूछ पाती है। वो कमीशन क्या जो सरकार से सवाल ना पूछ पाए जी। तो ये तो अलग बातें हैं। मगर इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन एक अलग संस्था थी। उसके जो डिटेल्स में अगर आप जाते हैं, जो इंग्लैंड में वो थी, उसका किस तरीके से चेयरमैन का सिलेक्शन होता है। चेयरमैन का सिलेक्शन वहाँ पे बड़ा तरीका है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं अपॉइंट करती है। वहाँ पे एक तरीके से उसका इंटरव्यू होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशंस आती हैं और तब सबसे अच्छा कैंडिडेट चुना जाता है। उसके पावर्स होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। उसके अंदर जो माइन्यूट जो उसके डिटेल्स हैं, मैंने उसको स्टडी किया हुआ है और यहाँ पे भी सेक्रेटरी लेवल रिपोर्ट आई हुई है इसके ऊपर। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हुआ है जी। तो सरकार जब बिल आएगी तो उसको 2008 में एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, पूरा फ्रेमवर्क तैयार है उसमें। तो उसके अंदर ये नहीं कहिए आप कि शेड्यूल कास्ट कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, बाकी कमीशन है, इस वजह इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका अलग मुद्दा है, इसकी अलग ख्वाहिश है और इसका अलग दायित्व है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, इसको इसी वजह से क्योंकि ये अलग है जी। ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, बाकी सबों के लिए है। और प्राइवेट सेक्टर पे इसका आना इस वजह से कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, कोई ऐसी संस्था है भारत में जो कहेगी कि मैं भारतवासियों को अपने साथ लेकर नहीं चलना मांगती हूँ? क्या कोई है? क्या फौज है या पुलिस है या प्राइवेट सेक्टर है या इंडस्ट्री है, टाटा बिरला अंबानी, कोई कहेगा कि नहीं मैं सिर्फ अपनी जाति के लोगों को भरूंगा? नहीं, सब कहेंगे जितने ज़्यादा हो सके। तो उनको भी उनसे पूछताछ करने का मौका मिल जाए कि बताइए कितने लोग हैं आपके पास। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा था। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में संस्थाएं हैं जहाँ पे सिर्फ या तो एक ही कम्युनिटी या एक ही रीजन लेते हैं, वहाँ पे दूसरे को मौका ही नहीं मिलता। लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है कि एक एप्लीकेशन को 4 नामों से भेजा, किस नाम से जाके वो एप्लीकेशन सेम क्वालिफिकेशन में एक्सेप्ट हो रही है। तो ये तो भेद खुल चुका है अब, ऐसी बात नहीं है कि कोई सीक्रेट हो। इसके लिए चाहे कितनी भी कमीशन हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का एक अलग महत्व है। आपको लगता है कि ये ओवरलैपिंग नहीं होगी? आपको लगता है कि उस कमीशन कंसोलिडेशन होगा? चंद्रभान जी, आप सहमत हैं इनकी बात से? मैं थोड़ा उसमें एडिशन चाहूँगा। देखिए, वही पॉलिसी सफल होगी इस देश में जो लगेगी कि जस्ट है जी। मैं उत्तर प्रदेश में कुछ कर रहा हूँ रिसर्च, और एक अपने पुराने मुस्लिम फ्रेंड से मिला जी, मेरे साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा, प्रसाद जी हमें कुछ नहीं चाहिए, एक मुस्लिम कलेक्टर भी हो तो कितना अच्छा लगेगा। हमें उस कलेक्टर से भी कुछ नहीं चाहिए, अच्छा मुस्लिम कलेक्टर भी है। तो ये जो सिंबॉलिक जो एस्पिरेशंस हैं, आप गांव में मेरे साथ चलिए जी। जाहिर है पंचायतों में जब महिलाओं को आरक्षण मिला तो आप लाख कहें कि पति प्रधान की तरह काम करता है, लेकिन उसके बावजूद एक एम्पावरमेंट महिलाओं का हुआ है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। और दूसरी चीजें, हमें समाज के हर तरह के लोगों को लेकर देश बनाना है ना। आप ग्रामीण भारत में जाइए और उन ब्राह्मण परिवारों में जाइए जिनके घर में पुरोहितगिरी होती है, पूजा पाठ कराते हैं, शादियां कराते हैं, साहब उनकी हालत इतनी खराब है। तो क्या हम उनको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं? एक भाट जात होती है साहब, ईस्टर्न यूपी में पाई जाती है, बिहार में, उनकी इतनी हालत खराब है, क्या हम उनको छोड़ करके अच्छा देश बना सकते हैं? मुझे मालूम है ब्राह्मण पुरोहित मुझे पानी नहीं देंगे पीने के लिए अपने गिलास में, भाट मुझे अछूत ही मानेंगे। लेकिन एक मैं भारत के नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ कि हमारे समाज का यह तबका पीछे छूटता जा रहा है। इसको भी लो आप जी, मुस्लिम को भी लो आप, क्रिश्चियन को भी लो आप, तब एक मजबूत और खूबसूरत लोकतंत्र आपका। एक जाट को भी आप कोई बड़ा पद दे करके जी बोलो कि ये हमारे समाज का एक चमत्कार है। जिस प्रतिनिधित्व की जॉन दयाल साहब बात कर रहे थे, वजह था साहब, आप माइनॉरिटी कमीशन को हेड करते हैं,
और अभी बड़ी तारीफ़ की जॉन दयाल साहब ने, लेकिन वही सवाल, क्योंकि मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे इस सवाल का जवाब देने के, कि ये भी एक आलोचना हो रही है कि चलिए आप फ़िलहाल, क्योंकि जस्टिस सच्चर कमेटी में मुसलमानों की हालत पर बात हुई, बाकी लोगों के लिए रिजर्वेशन, दूसरे कदम उठाए गए, मुस्लिम्स के लिए भी उस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए फ़िलहाल कम से कम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन अगर का मैंडेट उतना भी रहता है तो वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन आपको लगता है कि वो ओवरलैप करेगा माइनॉरिटी? नहीं, जब मैं नियुक्त हुआ था इस पोस्ट पे, तो उसके बाद थोड़े दिन बाद मैं उपराष्ट्रपति जी के पास गया था, जो कि ये इस पद पे रह चुके हैं जी, और उनसे विचार विमर्श किया कि जब अब ये नया आ रहा है कमीशन, तो फिर ये इस कमीशन की आवश्यकता होगी कि भी नहीं। तो उसमें यही हम इसी नतीजे पहुँचे, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन है उसका जो मैंडेट है वो एक विशेष मैंडेट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडियंस। जैसे चंद्रभान जी ने भी कहा कि इसमें जो पुरोहित हैं और वो ब्राह्मण क्यों ना हो, किंतु जो भी है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मौका मिलना चाहिए हर एक को। जो बाकी जो दीगर कमीशन हैं, विमेंस कमीशन हो, मेन माइनॉरिटीज़ कमीशन, हमारे पास काफ़ी चुनौतियाँ हैं वैसे भी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का, हाँ, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन के साथ काम करने की भी आवश्यकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन हम पे ड्रॉ अपॉन कर सकती है, जैसे इस समय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जी, उसके हम हर एक जो है उसके अंग भी हैं, उसके साथ भी काम करते हैं, और हमारी कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं जिसकी ओर हम तवज्जो देते हैं। अब जैसे धूले में अभी पता चला आपको होगा कि वहाँ फसाद वगैरह हो गया, अब उस पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन का उसमें रोल कोई नहीं है, हमारा उसमें रोल है, हमें उस पर कुछ देखना है। तो इस प्रकार से इसमें हर एक कमीशन मिलके, या तो आप ये कह सकते हैं कि इतनी सारी कमीशन की आवश्यकता ही क्यों है, अब एक कमीशन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एक नेशनल ह्यूमन राइट्स, ये भी आप कह सकते हैं क्यों, किंतु चुनौतियाँ ऐसी और विशेष चुनौतियाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के सामने विशेष चुनौतियाँ हैं, विमेन के सामने विशेष चुनौतियाँ, कुछ तो ऐसा है कि ओवरलैप भी हो जाता है तो वो चुनौतियाँ फिर हम मिलके उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो कमीशन है जो अभी सोचा जा रहा है वे बहुत आवश्यक है, और उसकी वजह जो है क्यों आवश्यक है, हमने उसके ऊपर काफ़ी बात विचार विमर्श किया है और सरकार ने भी किया है, और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हाँ, इस प्रकार का एक विशेष आयोग बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग हैं, और जो थोड़ा सा लोड है इन बाकी कमीशंस पे वो कम हो जाएगा। ये कमीशंस इस बारे पे की तरफ तवज्जो कम देते हुए और जो चुनौतियां हैं उसकी तरफ अपना अटेंशन दे सकते हैं। जॉन दयाल साहब, एक और आलोचना है, और ये शायद मेरा आखिरी सवाल आपसे, कार्यक्रम का समय ख़त्म हो रहा है, चंद्रभान जी से भी फिर छोटी सी टिप्पणी लेंगे, कि ये भी कहा जा रहा है कि जो मैंने पहले सवाल में भी कहा था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन तो बन रहा है, लेकिन उसका अधिकार कितना होगा? रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी वो रिकमेंडेशंस वाला उनका अधिकार दिया जाएगा, वो सिफारिशें कर सकते हैं, लेकिन उनको जो एक रिड्रेसल का जो अधिकार होना चाहिए वो शायद उनको नहीं मिल रहा है। क्या आप सहमत हैं इस आलोचना से? शुरू में शायद ना मिले, मगर मैंने हिस्ट्री ऑफ ऑल दिस कमीशंस पढ़ी है, इनके साथ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ही हुआ है सब, देखा है। माइनॉरिटीज़ कमीशन भी शुरू में कुछ भी नहीं थे, कमेटी टाइप की थी, सिर्फ कोई पावर्स नहीं थे, धीरे धीरे आते गए। मगर ये कमीशन क्योंकि जैसे जैसे फायर फाइटिंग करते गए, इनके पास धीरे धीरे कुछ और पावर आते गए, और मेरा ख्याल है यकीनन स्टैट्यूटरी कमीशन कुछ दिनों में ये बनेगी। कुछ तो शुरू करो, कहीं तो शुरू करो, हमारी तो इच्छा है। अगर आप पूरा पकाया एकदम सर्व कर दे तो अच्छी बात है, मगर आप कह रहे हो कि थोड़ा सा देंगे शुरू में, बाद में देखेंगे इसका क्या है। मैं तो कह रहा हूँ जो मिल रहा है भागते भूत की लंगोटी ही सही, पूरी नहीं तो आधी ही सही, शुरू तो करो। उसके बाद किस तरीके से हम डेवलप करते हैं इसको, जैसे जूरिस्प्रूडेंस डेवलप करता है, राइट्स डेवलप हो रही हैं, उसके अंदर ये जो इन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है, और पूरे देश का कुछ रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए यहाँ की नौकरियों में, यहाँ की उपाधियों में, यहाँ की पद्धतियों में, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बड़े दूर तक वार कर सकता है और वो जब हो जाएगा तो हर एक कोई कहेगा कि ये मेरा देश है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरी इंडस्ट्री है, ये मेरी इकोनॉमी है, मैं छूटा नहीं हूँ। उसको फिर इनके पास लेने के लिए, रिड्रेसल के लिए वजाद साहब के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आप हमको आके बचाओ,
जी। आजकल जो बाकी कमीशन हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स कमीशन फायर फाइटिंग कर रहे हैं, कहीं दंगा हो जाता है उनके पास भाग के जाते हैं, वो आते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि हमारी पुलिस से दिखती है। मगर अगर आप सोचिए कि अगर पुलिस में बराबर की मुसलमान की हिस्सेदारी, ईसाई की, दलित की, औरतों की, तो दंगे तो वैसे थोड़े बहुत कुछ हद तक तो कम होंगे ही। जी, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। चंद्रभान जी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। मैं ब्रदर जान की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। शुरुआत होनी चाहिए। अभी मुझे कल किसी ने बताया कि जब इंसान पैदा होता है तो पहले छोटा होता है, और मुझे किसी ने और भी बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो निरक्षर होता है, पर बाद में साक्षर हो जाता है। तो शुरुआत होनी चाहिए। जी, तो चंद्रभान जी आपकी इसी टिप्पणी के साथ देश देशांतर को यहीं विराम देंगे। आपका, जॉन दयाल जी आपका, और वजाहत हबीबुल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर हमारे सभी मेहमान ये मानते हैं कि सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सकारात्मक है, और न सिर्फ एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में ये कदम मददगार होगा, बल्कि एक खूबसूरत लोकतंत्र बनाने में भी ये कदम मददगार होगा। और जाहिर है जो आलोचनाएं, जो आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं, संसद में जब इस बिल पर बहस होगी तो उन आशंकाओं और उन आलोचनाओं का भी जवाब तलाशा जाएगा, जवाब दिया जाएगा। देश देशांतर में आज इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।